SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश विद्वानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 का डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स का चैप्टर ले रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने हाउस प्रॉपर्टी देखा, उसके बाद में हम डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स वाला चैप्टर देख रहे हैं। अगला आपका हेड मैंने आपको बताए थे, हमारे जो 5 हेड्स हैं। पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड हमने देखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा हेड हमने देखेंगे आगे जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फिर कैपिटल गेन, और उसके बाद में अदर सोर्सेस। तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड है उसी का एक पार्ट है डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स करके जो है ये उसी का एक पार्ट है, और उसको हम पहले इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हमारे लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो है चैप्टर को करना आसान हो जाए। ये एक उसका एक्सपेंडिचर है हमारे बिजनेस का, और उसको अलग से यहाँ पर स्टडी की जा रही है। इसकी मैं पूरी वजह आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताती हूँ कि हम इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा बच्चों की डेप्रिसिएशन तो हम पहले पढ़ के आए, फिर यहाँ वापस से डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि इनकम टैक्स में हमारी जो डेफिनेशंस है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेनी होगी। यानी हम जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन लेते आए थे डेप्रिसिएशन की, हो सकता है कि वो यहाँ चेंज कर देंगे लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करता है। डेप्रिसिएशन वही है कि जो हमारी वियर एंड टीयर है, हमारी प्रॉपर्टी का यूज़ होने से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन उसको किस प्रकार से ये लोग ट्रीट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। एक्चुअली अगर आप इनकम टैक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं बच्चों, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि इसमें जैसा कहा जाए उसको वैसा ही करना है, तब तो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपने, क्योंकि इसमें अगर आपने, वो बच्चा बहुत परेशानी में आ जाता है जो कि ये समझता है कि मैं तो उसको अकाउंट से तुलना करता है इसकी, कि अकाउंट्स में इसका ये रूल था तो यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ हम ये पढ़ते आए तो यहाँ ये चेंज क्यों है। चेंज इज़ एविटेबल, जहाँ चेंज है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेप्रिसिएशन में जो हम चेंज देख रहे हैं वो ये है कि इसकी रेट्स का चेंज है। वहाँ डेप्रिसिएशन कैसे लगाते थे बच्चों आप लोग, आपने लगाया फिक्स्ड स्थायी लागत विधि से लगा लिया आपने, डिमिनिशिंग मेथड क्रमागत ह्रास विधि से लगा लिया आपने एन्युटी मेथड से ह्रास लगा लिया, है ना। आप संपत्ति के मूल्य पर जो है ह्रास लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन की रेट आपकी अपनी है, कहीं कोई 10 लगा रहा है, कोई 5 लगा रहा है, कोई 7 लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, जो मर्जियाँ कर रहे थे आप। लेकिन यहाँ पर ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें लॉ ने कह दिया कि भाई आपने अगर अपने इनकम टैक्स अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आपने 10 लिखा है लेकिन हम 20 कहते तो आपको 20 से डेप्रिसिएशन होगा। तो यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जो P&L अकाउंट आप बनाते हुए आए हैं उसी P&L अकाउंट को इनकम टैक्स वाले अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि रिवाइज कर देंगे। एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो जो लाभ होगा उस पर टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आप कई चीज़ों को छोड़ के आ गए हो तो यहाँ पर टैक्स आपका कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले उसको वापस से रिवाइज करेंगे और आपका नए सिरे से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे बच्चों वापस से रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ये बिजनेस सेट की इनकम होनी चाहिए, बिजनेस सेट की में ही उस एसेट को यूज़ किया आपने तो ही उसका डेप्रिसिएशन की आप छूट जो है या ले सकते हैं। ये तो एक सिंपल रूल चलेगा आपके हर चैप्टर में कि अगर आपने वो एसेट वहाँ यूज़ की है तो ही भी उसकी जो है आप उससे संबंधित खर्चों की छूट भी आप वहीं पर ले सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का तरीका जो है वो बिजनेस प्रोफेशन हेड का अलग से होगा। क्लेमिंग डेप्रिसिएशन जो होगा वह तभी होगा जबकि आपकी एसेट खुद की है। अगर आप उसके ऑनर हैं तभी आप उसकी छूट लेंगे। डेप्रिसिएशन की छूट केवल वही लेगा जो उसका ऑनर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की छूट से क्या होता है, आपका लाभ कम हो जाता है। तो हो सकता है कि कोई आदमी जो उसका संपत्ति का मालिक नहीं हो वो भी उस संपत्ति से छूट लेने की कोशिश करेगी। ये भी आप आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स का इंटर कनेक्टेड बहुत है। अब जैसे आपको मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, मानी गई संपत्ति। तो कई बार क्या होता है कि एक आदमी क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी अपनी एसेट्स को कहता है ये मेरी नहीं है, मेरे बच्चों की है या मेरे किसी रिश्तेदार की है। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ये एसेट आपकी है, तो वो मानी गई एसेट कराती है। यानी आपने तो उसे धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने वापस उसको आपके घर पे ले आए कि नहीं ये आपकी ही इनकम मानी जाएगी। तो इस तरह से ये देखना होगा कि इनकम कैसी है। हायर परचेज लीज पे आप कर रहे हैं तो भी वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा, तो एसएससी की उसी की एसेट कहलाएगी। तो डेप्रिसिएशन इज अलाउड व्हेन एन एसेट इज पुट टू यूज। इट इज़ इवन अलाउड ऑन द एसेट्स विच आर केप्ट इन द प्रेमिसेस फॉर इमरजेंसी पर्पस। यानी कई बार क्या होता है कि आप उस एसेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आप जो उसका डेप्रिसिएशन की छूट ले सकते हैं। भाई 10 मशीन आप लेके आए और एक मशीन आपकी जो है अभी वहाँ पे पड़ी, अंदर गोदाम में पड़ी, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डेप्रिसिएशन की छूट लेने की बारी आई तो आप दोनों पर ले सकते हैं। यानी टोटल 10 पर आप छूट ले सकते हैं। और ऐसे ही डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरह के एसेट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। छू सकते हैं जिसको और जिसको नहीं छू सकते, तो उन दोनों वाली संपत्तियों पर भी जो है यहाँ पर हम उसकी जो है छूट ले सकते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का, है ना। संपत्तियों के ब्लॉक बनाए जाते हैं और फिर उन पर जो है टैक्स लगाया जाएगा।
तो पहले क्या होता था, एक एक संपत्ति पे अलग अलग जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता था, लेकिन अब इनकम टैक्स वालों ने इसको क्या किया, ब्लॉक बना दिए, सेम रेट के ब्लॉक्स होंगे और उनमें जो है सेम रेट लगा करके उन पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और वैसे आपके दो ब्लॉक्स बनते हैं, टेंजिबल एसेट्स का बनता है, इंटेंजिबल का बनता है, और टेंजिबल एसेट्स में फिर सेम रेट वालों का एक ब्लॉक बन सकता है। तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। वापस बार बार मैं एक ही बात आपको बताऊंगी कि उसी संपत्ति का के ब्लॉक यहाँ बनाना जो कि वहाँ पर जो संपत्ति बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ हो रही हो। इट इज़ मीन्स फर्स्ट एसेट्स हैव टू ऑन द एसेट्स, then we have to use the assets for the purpose of business or profession, and then it will be included in the block of assets, then only depreciation be allowed। मतलब आपके बिजनेस पर्पज़ में आप यूज़ कर रहे हो, फिर आप उसे ब्लॉक बनाइए और फिर उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। कंसेप्ट ऑफ डेज एंड इट्स रिलेशन विद डेप्रिसिएशन रेट, ये एक नई बात और इसमें ऐड की गई है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि संपत्ति आपकी कितने दिनों की यूज़ हो रही है। हमारे टोटल डेज है 365 डेज। अगर कोई संपत्ति आपके बिजनेस में 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ हो रही है तो उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। फुल रेट आपकी 15% है तो 15% से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लेकिन कोई एसेट आपके बिजनेस में अगर 180 दिन से कम यूज़ हुई तो उस पर आधी रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। 180 दिन से जैसे आप 117 डेज भी आपने संपत्ति को यूज़ किया तो उस पर आपका हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। नो डेप्रिसिएशन इफ एसेट्स इज रिक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज़। अगर कोई आपकी एसेट नहीं यूज़ हुई है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। अ मशीन वॉज बॉट एंड पुट टू यूज़ ऑन 10 नवंबर 2019, देन द डेप्रिसिएशन रेट विल बी 15 का आधा कर लीजिए 7.5% हो जाएगी। अगर मशीन आपकी 10 नवंबर को लगाई है तो 19-20 वाला आपका साल है। साल बच्चों आपका कौन सा माना जाता है, 2 साल होते हैं, एक तो होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो है आपको देखना होगा, उसी की इनकम पे टैक्स लगता है और हम टैक्स बैठकर लगाते कौन सी ईयर में है, असेसमेंट ईयर में। तो जैसे अभी आपका जो 20-21 आपका असेसमेंट ईयर है तो 19-20 वाली जो इनकम है 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20 तक उसकी इनकम को आपको लेना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, और अक्टूबर, नवंबर, तो उसको जो है किस तरह से देख के आपको डेज का निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए आपने उसको यूज़ किया है तो उसके हिसाब से डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू आप पढ़ के आए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स की WDV निकालनी पड़ेगी आपको। WDV पहले आपका पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, वही बातें हैं, लेकिन अपन इसको यहाँ थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, है ना, इम्प्रूव करते हैं। WDV का मतलब है कि आपने कॉस्ट संपत्ति खरीदी, आपने 50,000 की संपत्ति आपने खरीदी है। अब आप उस पर डेप्रिसिएशन आपने लगाया, 1 साल में डेप्रिसिएशन लगाया आपने 10%, 5,000 माइनस कर दिया तो आ गया आपका 45,000 उसकी वैल्यू आ गई। और ये जो 45,000 है, ये 45,000 इसकी वैल्यू WDV कहलाएगी 1 साल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसको माइनस करेंगे तो फिर आपकी वापस से WDV कहलाएगी। तो ये WDV क्या होगी कि हर साल उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाएंगे। पहले फर्स्ट ईयर में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बराबर WDV, नेक्स्ट ईयर्स में WDV माइनस डेप्रिसिएशन बराबर WDV होगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो है आप लेकर के उसमें अगर आपने उस साल में कोई आपने एसेट परचेज़ की है तो उसको भी उसमें ऐड कर देंगे, और अगर आपने उस ब्लॉक में कोई सोल्ड की है आपने तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आपका ब्लॉक की डेप्रिसिएशन WDV वैल्यू आ जाएगी और उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए आपने एक एसेट ली है और उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है और उसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस और इंश्योरेंस एंड एसेंशियल किट को जोड़ करके आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, एक कार की कॉस्ट यहाँ पे दिखाई कि इसमें जो भी उसकी एक्चुअल जो भी ड्यूटी और टैक्सेस पे किया आपने, इंश्योरेंस पे किया है, तो उन सबको उसमें जो है ऐड किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो है आपको उस पर निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। अगर आपका कोई आपने पेमेंट किया है अकाउंट पे चेक से तो 10,000 से ज़्यादा का वो पेमेंट है तो उस पर जो है सो मेड इंक्रीज पर्सन इन ए डे इज अदरवाइज दैन दो एन अकाउंट पे चेक और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, आपको 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट जो है चेक से करना होगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स पर डेप्रिसिएशन के लिए जो अलग अलग रेट्स दी हुई हैं। पहली है मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड और पुट टू यूज़ ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1990, है ना, एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन एंट्री 2। तो मोटर कार और जो बिज़नेस की जो भी है ना हायर पे आपने ली हैं, एक्वायर्ड की हैं, तो उन पर रेट है 15% की। और मोटर कार जो कि आपने जो है आफ्टर 23 डे ऑफ अप्रैल 2019 की बात की है, बट बिफोर द 1 अप्रैल 2020 है, तो उन पर जो है रेट है 30% की। और मोटर बसेज, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज जो आपने यूज़ की हैं हायर पे है तो उन पर 30% रेट होगी।
और मोटर बसेज, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23rd day of August 2019 बट बिफोर द अप्रैल 2020, है ना। मोटर कार के लिए क्या रेट थी 30, और मोटर बसेस और मोटर लॉरी और मोटर टैक्सी के लिए रेट हो जाएगी आपकी, अगर आपने उसको जो है हायर पे यूज़ किया है 19 के बाद और 1 अप्रैल 20 के बीच में, तो उस पर 45% की रेट हो जाएगी। यानी कि एक तो रेट रही आपकी 1 अप्रैल 1990 से लेकर के और 19 तक की, और एक रही 19 से 20 तक की रेट रही। मोटर कार्स के लिए 2 रेट्स हो गई और मोटर बसेस के लिए आपकी जो है 2 रेट्स हो गई। धन्यवाद।